हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में अभी तक 14 अध्याय पूरा कर चुके हैं और यह अंतिम अध्याय है विज्ञान के पाठ्यक्रम का, अध्याय 15, जो कि है खाद्य संसाधनों में सुधार। इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो हमारे खाद्य संसाधन हैं, मुख्य रूप से कृषि और पशुधन, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, कैसे हम उनका विकास करते हैं, कैसे उनका हम प्रबंधन करते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा करते हैं, ये सारे बिंदु जो है इस अध्याय में हमें जानने हैं। तो प्रारंभ करते हैं अध्याय 15, खाद्य संसाधनों में सुधार। जैसा कि जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी हमें प्राप्त होते हैं और इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। हम जब पौधों का भी उपयोग करते हैं अपने भोजन के रूप में और जंतुओं का भी उपयोग करते हैं। अधिकांश जो भोज्य पदार्थ हैं हमारे जिस जीवन शैली में, वह हमें कृषि और पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं। यह जो प्रयास है वह इसलिए होता है कि हमें अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ और पशुधन उपलब्ध हो सकें। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है और इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी और यह जो आवश्यकता है वह चूँकि भूमि में वृद्धि हो नहीं रही है, तो अधिक भूमि पर कृषि करने से ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन भारत में पहले से ही बहुत ज़्यादा स्थानों पर खेती होती है, तो कृषि के लिए और अधिक भूमि की जो उपलब्धता है वह संभव नहीं है। इसलिए फसल और पशुधन के उत्पादन की जो क्षमता है उसे हमें बढ़ानी होगी। कम क्षेत्रफल में अधिक फसल को उत्पादित करना होगा। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास जो किए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, वह काफ़ी सीमा तक सफल भी रहे हैं। हमने हरित क्रांति अपनाया और हरित क्रांति के द्वारा अपनी फसल के उत्पादन में वृद्धि की। श्वेत क्रांति के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया और उसका अच्छा खासा प्रबंधन भी किया गया। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसको बहुत हानि भी हो रही है और इससे प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने की संभावना है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रयास होते हैं वह पर्यावरण और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को नुकसान न पहुंचाएं, उन्हें क्षति न पहुंचाएं। फसल उत्पादन तो बढ़े लेकिन हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान न होने पाए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। कृषि और पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणाली अपनाने की हमें आवश्यकता है। संपोषणीय प्रणाली का अर्थ है बच्चों कि इस तरह हम विकास करें, किसी चीज़ का उत्पादन करें कि उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और उत्पादन में वृद्धि हो जाए। तो इस तरह की जो प्रणाली है वह संपोषणीय प्रणाली कहलाती है। तो कृषि और पशुपालन दोनों के विकास के लिए हमें संपोषणीय प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने और उन्हें गोदामों में संचित करने से ही जो कुपोषण की समस्या है, वह भूख की जो समस्या है वह समाप्त नहीं हो सकती है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, तभी तो अनाज खरीद पाएंगे। खाद्य सुरक्षा, उसके उत्पादन और उपलब्धता, इन दोनों बातों पर निर्भर करती है। उत्पादन हो रहा है, लोगों को उपलब्ध नहीं है, तब भी खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। लेकिन हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वह अभी तक जीवन यापन अपना कृषि पर ही आश्रित है, कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि में लगे हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हैं
उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि जो भूख की समस्या है उसका समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। कैसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाकर। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणालियाँ, यह सब हमें अपनानी चाहिए। जैसे पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इनके साथ कृषि, इन सभी को जो है संपोषणीय तरीके से इन्हें उत्पादित करना होगा और अंतरा फसलीकरण को अपनाना होगा। हम फसल और पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, यह मुख्य प्रश्न है। और इसका उत्तर यह है कि इसके लिए फसल उत्पादन में पहली चीज़ उन्नति होनी चाहिए। फसल उत्पादन में जब तक उन्नति नहीं होगी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, इनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। अनाजों से दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, इनसे प्रोटीन प्राप्त होती है। तेल वाले जो फसलें हैं जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, इनसे हमें जो आवश्यक वसा की मात्रा है वह प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन भी प्राप्त होती है, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। तो यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की फसल से हमें किस तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसी अनुपात में हमें उनका उत्पादन करना है, उनका उपभोग करना है। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई, सूडान, घास, इनका उत्पादन करने पे या इनका उपयोग जो है वह पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। तो यह सारी चीज़ें हैं। और जो विभिन्न फसलों के लिए हम विभिन्न तरह के जलवायु में अलग अलग तरह की फसलों को हम उत्पादित करते हैं। कैसे उत्पादित करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है विभिन्न फसलों का जलवायु का विभिन्न फसलों पर। जलवायु संबंधी परिस्थितियां जैसे तापमान, दीप्तकालिता, इसकी आवश्यकता होती है जिससे कि उन्हें इनकी समुचित वृद्धि हो सके और अपना जीवन चक्र वह पूरा कर सकें। दीप्तकालिता का अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश के काल से संबंधित यह टर्म है। दीप्तकालिता का अर्थ होता है कि सूर्य का प्रकाश पौधे को कितनी देर तक मिलता है, ज़्यादा समय तक मिल रहा है कि कम समय तक वह सूर्य के प्रकाश में रह रहा है। वह जितने समय तक सूर्य के प्रकाश में कोई पौधा रहता है वह उसकी दीप्तकालिता कहलाती है। पौधों में जो पुष्पन होता है, जो उनकी वृद्धि होती है, वह पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करती है। पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक यह उत्पादित होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो कि नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। ध्यान रखना है बच्चों हमें कि खरीफ की फसल जून से अक्टूबर तक, अप्रैल से नवंबर तक शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल यह रबी की फसल है, और धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द यह खरीफ की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी यह सभी रबी की फसलें कहलाती हैं। तो यह जानते रहें कि रबी की फसलें कौन सी हैं और खरीफ की फसलें किसे कहते हैं। भारत में सन 1952 से और 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 25% की वृद्धि हुई है। जबकि अगर उसके अनुपात में हम देखें तो अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। अन्न 4 गुना पैदा होना शुरू हो गया है। पैदावार में जो यह उन्नति है कैसे हुई है, यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में अगर हम सोचें तो हम उन्हें 3 चरणों में बांट सकते हैं, कि 3 चरण हैं फसलों के अधिक उत्पादन को प्राप्त करने के। सबसे पहले बीज का चुनाव, अच्छे बीज का चयन करना पड़ता है। दूसरा है फसल की अच्छे से देखभाल करनी होती है जिससे उसे कोई नुकसान ना हो, और फिर कटे हुई फसल को कोई नुकसान ना होने पाए
हमें उसको नुकसान से बचाना है। तो इस तरह फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त जो गतिविधियां हैं उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, निम्न वर्गों में हम बांट सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। पहला कदम है कि फसल की किस्मों में सुधार। इसके लिए हमें उचित बीज का चयन करना होगा, जिससे अच्छे किस्म का बीज रहेगा तो अच्छे किस्म की फसल भी अच्छे उत्पादन वाली प्राप्त होगी हमें। दूसरा कदम है फसल उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसका कैसे प्रबंधन करें, क्या क्या चीज़ें हैं उत्पाद के प्रबंधन की, और जो फसलें उत्पादित हो गई हैं, तैयार हो गई हैं, उनकी हम कैसे सुरक्षा करें, या तैयार हो रही हैं तो उनकी कैसे हम सुरक्षा करें। यह 3 महत्वपूर्ण कदम हैं फसल उत्पादन में उन्नति करने के। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे एक एक करके कि फसल की किस्मों में किन विधियों से सुधार किया जा सकता है, फसल उत्पादन का प्रबंधन हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, और फसल की सुरक्षा के करने के क्या क्या उपाय हैं। आगे की क्लासेस इन्हीं पर आधारित होंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास पर आधारित कोई डाउट है, कोई पॉइंट ऐसा है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बेहिचक कमेंट करके, फ़ोन करके हमसे उसको क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।